हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज इलेक्ट्रिक करंट के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था। हमने समझा कि एक मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट में आता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, कैसे उन लोग आपस में जब टकरा रहे होते हैं उस इंटरवल को हम लोग नाम देते हैं और उसको देते हैं नाम रिलैक्सेशन टाइम। वहाँ पर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वाज अ मोर इंपॉर्टेंट टर्म देन रिलैक्सेशन टाइम। हम लोग ये बात कर चुके हैं। इसके अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं वो सीखे थे भाई, और एंड किए थे भाई कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है ये ड्राइव करना था। ये होमवर्क था भाई लास्ट वाले क्लास का। ठीक, यहीं से हम लोग क्लास आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप काफ़ी लोग आई और वीडी में रिलेशन ऑब्टेन कर चुके होंगे, और जो लोग नहीं भी किए होंगे भाई हम लोग आज वहीं से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट थिंग। भाई करंट का ना हम लोग फॉर्मूला या फिर डेफिनेशन फर्स्ट वीडियो में एकदम स्टार्टिंग में सीखे थे। मैथमेटिकली लिखे नहीं थे, वो भी लिख लिए हैं कि भाई करंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, जिसको हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हैं। डिफाइन किस तरह करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कि एक वायर लो और उसका कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को लो, कंसिडर करो, और इसको लगातार देखते रहो, इसको देखते रहो, इसको देखते रहो। जब मान लेते हैं इसको देख रहे होते हैं, यहां से एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का इस तरफ बहने का मतलब हो गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बह रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इस तरफ सीधा नहीं बह रहा होता, इलेक्ट्रॉन तो भाई एक जिगजैग पाथ कर रहा होता है ना। पीछे में देखोगे तो उसका हिस्ट्री ऐसा है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी था और बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरफ एक पुल मिलता है। इसका नेट इस तरफ के स्पीड को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद आ रहा है? जिसका ऑर्डर था 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड का, याद होगा। 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड का ऑर्डर का मतलब क्या होता है? 2 10⁻⁴ भी हो सकता है, 2.3 10⁻⁴ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, पर 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का जनरली पाया जाता है। वहीं पे इलेक्ट्रॉन का नेट स्पीड, जो एक्चुअल स्पीड हो जिससे वो एजिटेट कर रहा होता है, वो 10⁶ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है। डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि भैया इलेक्ट्रॉन कितना तेज तेज मूव कर रहा है, पर जो इफेक्टिव मूवमेंट है वो काफी कम हो रहा है। 10⁻10 का ऑर्डर का डिफरेंस है, मतलब उसका बहुत बड़ा पार्ट ऑफ एनर्जी तो खाली अपने में टकरा के वेस्ट आउट हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो हीटिंग होता ही होगा, है कि नहीं? आइडियली भले ना हो, हम लोग पर प्रैक्टिकली बोले तो हीटिंग तो होना ही चाहिए। जो भी, तो करंट डिफाइन कैसे किया जाता है? तो हम लोग के इलेक्ट्रॉन के इस मोशन को कंसिडर करते हैं? नहीं, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, हम लोग उसी को कंसिडर करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज में, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रहा है। नाउ इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां पार कर रहे होते हैं, क्रॉस कर रहे होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पार किए? मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन पार किए, लेट्स से। कितने देर में? लेट्स से 10 सेकेंड में। पर ये इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज था? हर एक में ई चार्ज है ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है ना, ई मतलब 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो 100 इंटू ई, इतना चार्ज पार किया इतने देर में, यही तो हो गया ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर इसको एक्सप्रेशन से लिख के दिखाएं, तो एक्सप्रेशन से कैसे लिखेंगे भाई? विल राइट लाइक कि लेट्स से डेल्टा एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस्ड। किसको? इस क्रॉस सेक्शन एरिया को। कितने देर में? इन टाइम डेल टी। तो करंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह? I इज इक्वल्स टू ई टाइम्स डेल एन बाई डेल टी। डेल एन क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस्ड। ई टाइम्स क्या हो गया? हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो हो गया इतना चार्ज पार किया कितने देर में? इतने देर में। तो भैया डेल टी टाइम में कितना चार्ज पार किया? डेल एन टाइम्स ई। तो पर सेकंड में कितना पार किया? डेल एन टाइम्स ई बाई डेल टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बात करते हुए, तो भैया करंट के बारे में या तो ये एक्सप्रेशन याद रख लो या तो ये याद रख लो। और अब ये लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 क्या है? तो अगर ये जो टाइम फ्रेम है, जो चेंज ऑफ टाइम है, ये अगर बहुत टाइनी हो जाए, तो मतलब बहुत छोटे इंटरवल के लिए हम लोग यहाँ पे टाइम फ्रेम लेके बात करें, तो वो उस मोमेंट का करंट मिलेगा, उसे हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। बहुत सारे ना वायर्स में करंट हो सकता है लगातार वेरी कर रहा हो, तो अपने बहुत बार ना इंस्टेंटेनियस करंट का बात करते हैं। एसी में हम लोग बहुत बार इंस्टेंटेनियस करंट का बात करते हैं, बिकॉज वहाँ पे लगातार करंट वेरी कर रहा होता है। किसी भी वायर्स को आसपास देख लो, वहाँ पे लगातार करंट का वैल्यू ना चेंज कर रहा होता है। ग्राफ याद आता है ना, साइनसोइडल ग्राफ बनता है, तो हर एक मोमेंट पे करंट अलग अलग होता है वहाँ पर, है कि नहीं? तो इंस्टेंटेनियस करंट का भी अपना बहुत वाइड एप्लीकेशंस का बात करेंगे हम लोग आगे चल के। वेरिएबल करंट्स होते हैं, इसमें क्वेश्चंस भी बनते हैं बहुत सारे। तो हम लोग क्या करते हैं? I इक्वल्स टू डेल क्यू बाई डेल टी लिखते हैं अगर बात करना होता है एवरेज करंट का। अगर बात करना होता है इंस्टेंटेनियस करंट, तो हम लोग ये लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 लगाते हैं, जिसको हम लोग डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं।
ठीक है ना, बहुत यूज़ आता है भाई ये एक्सप्रेशन, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। चेंज ऑफ चार्ज का बात तब करेंगे जब वो कहीं पर डिपॉजिट था वहाँ से हट रहा था, या कहीं पर डिपॉजिट हो रहा था चार्ज, है ना। कैपेसिटर में बात की थी इस तरह का, जो भी हो। तो ये सारी बातें समझने के बाद करंट के बारे में कुछ 2-3 बातें जान के रख लो भाई, जो हम लोग हमेशा से जानते हैं। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी यूनिट क्या है भाई, यूनिट एम्पियर है भाई। इलेक्ट्रिकल मतलब कंडक्टर्स में एम्पियर में करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी में, वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स में मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो करता है। काफ़ी छोटा करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, सेमीकंडक्टर्स में। तो भाई इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स या फिर कंडक्टर्स में या फिर जहाँ भी हम लोग कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का बात करेंगे वहाँ पे करंट एम्पियर्स में होता है, काफ़ी बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट काफ़ी छोटा होता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, याद रखने बात हम लोग पहले भी करते थे इस पर डिस्कशन। यूनिट जानने के बाद, ये स्केलर क्वांटिटी जानने के बाद इसकी बात आती है डायरेक्शन पर। डायरेक्शन में इसे हम लोग जो जनरल करंट का बात करते हैं वो कन्वेंशनल करंट होता है। जब कुछ मेंशन ना किया हो तो हम लोग कन्वेंशनल करंट का बात करते हैं। भाई ये क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ फ्लो कर रहा है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। हम लोग अज्यूम करते हैं कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो हम लोग को बोलना चाहिए था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो इस तरफ है। बट काफ़ी जगह ना जब कोई स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है हम लोग चाहते हैं वो हमेशा पॉजिटिव हो, मतलब कोई पॉजिटिव टर्म से डिफाइंड हो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था जिसके वजह से ना बहुत बार बहुत जगह दिक्कतें आती हैं एक्सप्रेशंस को लिखने में, बिकॉज ऑफ वो जो संग में अपना नेगेटिव एक चार्ज या वैल्यू लेके घूमता है। तो हम लोग करंट को कन्वेंशनलाइज करते हैं और बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह फ्लो कर रहा है तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फ्लो कर रहा है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया तो हम लोग बोलेंगे उतना ही बड़ा एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से वहाँ गया। इसलिए बहुत लोग ने बोलता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना इस तरफ मतलब प्रोटॉन का फ्लो करना इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू सेम होता है ना। तो पॉजिटिव चार्ज बोलते बोलते लोग प्रोटॉन पे चले गए ताकि बोलने में या समझने में एक आसानी हो पाए। ये अपना एक थॉट है भाई, ये अच्छा लगता है कि प्रोटॉन बोलना अच्छा लगता है, कैसे समझना ये पॉजिटिव चार्ज बोलना क्या अच्छा लगता है वो देख लो। हम लोग इस करंट को भी नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, और इसको नाम देते हैं हम लोग कन्वेंशनल करंट, बिकॉज इसको डायरेक्शन हम लोग असाइन कर रहे हैं ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स और अलोंग द पॉजिटिव चार्ज, कन्वेंशनल करंट। ठीक है भाई, ये सारी बातें जानने के बाद अपने लास्ट क्लास जिस डेरिवेशन को करने वाले थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। याद करो क्वेश्चन क्या दिया था भाई, एक कंडक्टिंग इस तरह का वायर था, यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन था 1, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन था 2, इनमें दूरी थी डेल्टा एक्स की, याद आ रही भाई, डेल्टा एक्स की दूरी था यहाँ पर, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुँच रहे थे कितने देर में, एन टाइम डेल्टी। स्मॉल एन था भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या टर्म बताया गया था, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था ए, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वो थी वी डी, ठीक है। वी डी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो बात करें अगर यहां से अगर इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, एग्जाम्पल लो, एक लाइन में खड़े हो, ठीक है ना, कोई कहीं पे हम लोग टिकट लेने के लाइन पे खड़े सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, है ना, तो दूर दूर के खड़े हुए और अपनी बारी 10वें नंबर पे आने वाली, हम लोग 10वें नंबर पे खड़े हैं। तो अभी से जब हम लोग टिकट लेके निकलेंगे तो कितने लोग निकल गए, 10 लोग निकल गए। क्यों, जब मेरी बारी आई, व्हेन आई रीच देयर, मतलब तब तक मैं क्या हुआ, मेरे आगे के 9 जन निकल गए और मैं 10वां निकल रहा था भाई, ठीक है ना। तो भाई इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां पहुंचा तो कितने इलेक्ट्रॉन पार कर चुके हैं, इस क्रॉस सेक्शन को C2 को कितने पार कर गए हैं, जितने भी यहां पे इलेक्ट्रॉन्स थे। समझो भाई, समझने वाला बात है। तो इस टाइम इंटरवल में, इस डेल्टी टाइम इंटरवल में अगर बात किया जाए तो इस क्रॉस सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन पार किए हैं। तो अगर यहां से यहां, लेट्स से यहां से यहां जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा और इस रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो पार कर गए, तो लेट्स से इस रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन थे जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा, लेट्स से डेल्टा एन इलेक्ट्रॉन थे। तो डेल्टा एन कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू दिस वॉल्यूम। देखो भाई, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचा तो इस रीजन के जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सब पार कर गए। अगर ये लाइन इधर पहुंचा, लेट्स से मैं इधर हूं, मेरे बगल में एक और है, मेरे बगल में एक और है, हम लोग सब 10वें नंबर पर है। जब हम लोग की बारी आई, है ना, हम लोग 10 की, हम लोग यहाँ पे 4 जन की बारी एक साथ आई लेट्स से, तो यहां से 10 निकले, यहां से 10, यहां से 10, समझ आ रहा है, एक रफ आइडिया बोल रहा हूं भाई।
तो भाई ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पहुंचे तो अंदर में जितने इलेक्ट्रॉन्स सब पार कर गए थे, मेरे लाइन से 10 है ना, इधर से भी 10 लोग निकल गए। जब मैं टिकट लेके निकला तो मैं 10वां नंबर था, तो 10 लोग निकले, यहाँ से भी 10 एंड सो ऑन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में, लेट्स से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू द वॉल्यूम। भैया ए क्या है, एरिया, डेल्टा एक्स क्या है, लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम, ठीक है ना। तो अगर हम लोग सोचें आई, तो आई क्या है, इस फॉर्मूला को देख लो, आई है ई टाइम्स डेल एन बाई डेल टी, हाँ या ना, ठीक है ना। तो आई इज इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे कोई साइन का बात नहीं कर रहे हैं बार बार बेटा, आइडियली अज्यूम्ड है कि ये कन्वेंशनल करंट ही है जब तक कुछ मेंशन ना हो, ठीक है। तो ई डेल एन बाई डेल टी है, तो ई टाइम्स डेल एन क्या होगा, एन ए डेल एक्स बाई डेल टी। काफी सिंपल फैक्ट लगाओ, है कि नहीं बेटा, सोच के बताओ। ई तो हो गया इलेक्ट्रॉन, एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए हो गया एरिया, डेल एक्स बाई डेल टी क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर से जब इधर पहुंचा इस टाइम में, व्हाट इज डेल एक्स बाई डेल टी, डिस्टेंस अलोंग दिस बाई टाइम, मतलब रेट ऑफ कवरिंग दिस डिस्टेंस, और ये इस तरफ का रेट कवरिंग डिस्टेंस जो भी है, इसका रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग बोलते हैं या ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। ये ड्रिफ्टिंग हो गया ना इस तरफ वाला, तो इसे हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। तो हम लोग लिखते हैं एन ई ए डी, एन ए वी डी, यहाँ वी डी क्या, ड्रिफ्ट स्पीड है, डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, समझ आया कि नहीं आया। तो अपना डेरिवेशन हो गया भाई, आई इक्वल्स टू एन ए वी डी, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज, ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी डी क्या है ड्रिफ्ट स्पीड। समझने वाली बात नंबर 1, हर अगर स्कूल एग्जाम में है तो हर एक स्टेप को आराम से लिखते हुए जाओगे। जैसे अज्यूमिंग अ वायर टेकिंग टू क्रॉस सेक्शन C1 एंड C2, अगर स्कूल एग्जाम्स का बात है, टेकिंग टू क्रॉस सेक्शन C1 एंड C2, सो द गैप बिटवीन C1 एंड C2 is some delta x. The electrons of C1 when reaches C2 it takes time delta t, right? And the number of electron in this region is say delta n, but delta n is what, number of electron per unit volume into A into delta x, which is the volume. So define A क्या है, area of cross section, delta क्या है, length है, small n क्या, number of electron per unit volume, सब लिखो आराम से। तो what is I equals to, यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे, we'll write this, so therefore I is this, what is delta x by delta t, the rate of drifting, the rate of drifting मतलब drift speed, तो ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर n वी डी दोनों माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल थे, ई तो कांस्टेंट है, ए तो नापना फिर भी आसान था, बट एन और वी डी नापना तो मुश्किल है। तो एक तरीके से ये एक तरीका हुआ किस तरह से माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल पर माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल डिपेंडेंट है। देखो भाई, आई का नापना आसान है, पर वी डी का मेजर करना उतना आसान नहीं है, वी डी को मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है भैया। वी डी को नापने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ेगा, पर एक तरह से ना ये हम लोग को सारे प्रॉपर्टीज़ को समझने का एक अच्छा स्कोप देता है ये एक्सप्रेशन, कि जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का रैंडमनेस बढ़ता है, तो क्या होता है, जो टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, बिकॉज वीटी के फॉर्म में तो रिलैक्सेशन टाइम है, सोचो आई इज इक्वल्स टू एन ई ए, है ना। अगर लिखने मन नहीं था मेरे पर, अभी लिख देते हैं भाई, वीडी, वीडी क्या था भाई, एन ई सॉरी ई टाउ बाई एम टाइम्स ई फॉर अ गिवन मटेरियल, एन चलो कांस्टेंट है। नॉर्मली टेम्परेचर में, कोई भी टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतर जाते हैं कंडक्शन में, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में उतर जाएंगे, बाद में टेम्परेचर बढ़ाने से कोई नए इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं। वो सेमी कंडक्टर होता है जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे नए नए इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं अलग अलग जगह से टूट के, पर यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टर में सारे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी टूट के निकल आते हैं, तो यहाँ पे एन कॉन्स्टेंट रहता है एक तरह से फॉर अ गिवन मटेरियल। ई तो कॉन्स्टेंट है, ए तो ज्योमेट्रिकली डिपेंडेंट है ना। ये टाउ जो होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, टाउ घट जाता है, ज़्यादा टकराहट होती है इलेक्ट्रॉन्स में, जब टकराहट ज़्यादा होता है तो ड्रिफ्टिंग कम हो जाता है, तो टाउ घट जाता है या ड्रिफ्ट स्पीड घट जाता है, जिसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि आई डिक्रीज कर जाता है। फॉर द सेम ई, फॉर द सेम एरिया, एवरीथिंग सेम, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर टाउ डिक्रीजेज, और आई कैन से वी डी डिक्रीजेज और आई डिक्रीजेज। जो भी हम लोग इस पर डिटेलिंग करने के पहले, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, आराम से नोट कर लेना, ठीक है। अब समझने वाला बात ये है कि एक हम लोग टर्म बनाए हैं, करंट पर यूनिट एरिया एज जे। मैंने यहां पे मॉड डाला है, कोई रीजन है, जे इज सेड टू बी एज करंट
डेंसिटी, जे इज डिफाइंड एज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेयर इज करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या होता है कि अगर मान लो एक वायर में I1 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे I2 फ्लो कर रहा है, तो इस वाले ब्रांच में क्या होगा, I1 प्लस I2 फ्लो करेगा, है ना? हाँ, तो ये एंगल कुछ भी हो, थीटा 30 डिग्री हो तो भी I1 प्लस I2, 60 हो तो भी I1 प्लस I2। मतलब करंट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, कुछ भी फॉलो नहीं करता है। तो जो फॉलो ना करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो भाई स्केलर कह देते हैं, कभी कभार टेंसर भी कहते हैं, बट यहाँ पे हम उसको स्केलर कहेंगे बिकॉज ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं कर रहा और टेंसर के बारे में बात हम लोग के सिलेबस में भी नहीं करना है, ठीक है। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। बट बहुत बार क्या होता है ना, यहाँ पे रिलेशन जब बना रहे थे अपने को ना VD वेक्टर दिख रहा था, मेरे को बहुत बार वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करने का मन कर रहा था। तो हम लोग क्या करें कि भाई हम लोग एक नया टर्म डिफाइन कर रहे हैं, करंट की जगह करंट डेंसिटी, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब डिफाइन एक्चुअली कैसे किया गया वो समझो। हम लोग क्या करते हैं, अगर एक वायर का बात किया जाए और लेट से कोई क्रॉस सेक्शन लोग, कोई सेक्शन लोग इस तरह ले, कोई एरिया इस तरह कंसिडर करें, तो भैया इस एरिया का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, है कि नहीं? बट क्या है कि करंट डेंसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये तो इस तरफ है जो क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करता हुआ है, ये अगर क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करता हुआ, तो हम लोग करंट का एक्चुअली डिफाइन ही करते हैं इस तरह, J डॉट ए। आई मीन यहाँ पे अगर एंगल थीटा है ना, यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो J क्या होगा, व्हाट इज J डॉट ए, J कॉस थीटा, है ना? तो व्हाट इज J, I बाई ए कॉस थीटा। व्हाट इज J, I बाई ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा कौन सा हो गया, ये वाला एरिया हो गया, समझ रहे? अगर ये एरिया है A, तो व्हाट इज ए कॉस इज दिस कॉम्पोनेंट। जैसे गॉस लॉ में पढ़े थे ना, वैसे कुछ लॉजिक है वापस, ठीक है। तो J डॉट ए इज डिफाइंड एज करंट, वेयर J इज अ वेक्टर, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर, तो J डॉट ए डॉट प्रोडक्ट विल गिव यू अ स्केलर। अब यहीं से इसको थोड़ा सा आर्टिकुलेट करके हम लोग समझे स्ट्रेट अवे दैट व्हाट इज करंट डेंसिटी, इट्स द करंट क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। और कौन सा वाला कंपोनेंट हम लोग कंसीडर करेंगे, ये वाला कंपोनेंट। मतलब अगर वापस ड्रॉ करके दिखाएं तो अगर ये क्रॉस सेक्शन है इस तरह का, तो यहाँ पे एक यूनिट एरिया कंसीडर करो, इसको कितना करंट पास कर रहा है यूनिट एरिया को, दैट इज कॉल्ड J। करंट क्रॉसिंग यूनिट एरिया इज कॉल्ड J, राइट। डिटेलिंग तो करते रहेंगे, आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं। J के बारे में समझा, J इज करंट डेंसिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ J इज द सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब J पर हम लोग डिटेलिंग करेंगे, बाकी सारी चीजें वाइप ऑफ कर देते हैं, सारी चीजें क्लियर है। आई होप किसी को कुछ डाउट रहेगा तो वो कमेंट बॉक्स में आके अपना डाउट रख के जाएंगे। भाई डाउट वाली वीडियो अलग से बना दूंगा भाई मैं, फिर उस पर सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे जो जो चीज़ें क्लियर नहीं हुई, ठीक है। और कुछ अगर रेलेवेंट रहा तो बहुत जल्दी कर देना भाई, तो नेक्स्ट वीडियो के पहले मैं एक बार कमेंट चेक करके मैं उस वीडियो में इसको आंसर कर दूंगा, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग लिखे भाई क्या, J इज इक्वल्स टू, क्योंकि I बाई ए क्या लिखे थे, I इक्वल्स टू NEAVD ना, तो J इक्वल्स टू NEVD लिख सकते हैं, I बाई ए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तक इसको स्केलर फॉर्म में रखा था हम लोग, पर इसको चेक कर लेंगे वेक्टर फॉर्म में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। सोचो कैसे किया ना, I बाई ए इज J स्केलर में, तो J इक्वल्स टू NEVD, बट दोनों तरफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देने के पहले एक बार चेक करना होगा लॉजिकली कि ये वेक्टर देना सही है कि नहीं है। VD के बारे में बात किया जाए, लेट्स से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहा होता है कि नहीं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, समझ आ रहा है? और भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इस तरफ है इसकी, तो भैया अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं एक्सिस पर, ये नेगेटिव एक्स बोलते हैं और ये पॉजिटिव एक्स बोलते हैं, लेट्स से, तो भैया अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो VD भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव, है कि नहीं। लेट्स से किसी अब होता नहीं है पर अज्यूम कर लेते हैं कभी कोई पॉजिटिव चार्ज कैरियर मिल गया, तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर किस तरफ जाएगा, ऑब्वियसली जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का देगा उसको Q इंटू ई, है ना, इस तरफ जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव रहा तो VD भी तो पॉजिटिव तरफ ही रहेगा, एनी हाउ पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल रिमेन पॉजिटिव, मतलब VD और इंटू ई का जो डायरेक्शन है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग में ही आएगा।
ई इंटू वी डी का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग में आएगा, जो कि मेरा जे का डायरेक्शन है। मतलब इस तरह हम लोग हमेशा लिख सकते हैं, राइट। आगे बात करते हुए एनी क्या लिख सकते हैं आगे, तो अभी वेक्टर फॉर्म को नहीं लेके स्केलर फॉर्म लिखते हैं, लास्ट में वापस वेक्टर फॉर्म में आ जाएंगे लास्ट स्टेप पर आके। अभी स्केलर फॉर्म में आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स टेक द मैग्नीट्यूड। तो व्हाट इज वी डी? ई टाउ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है पर अभी नहीं लिख रहे हैं, बाद में लिखते हैं इस पर। J इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब मन कर रहा है अगर मेरे को वेक्टर लिखने का, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एन स्केलर ई स्क्वायर, स्क्वायर हो गया भाई, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव भी तो पॉजिटिव हो जाएगा, टाउ पॉजिटिव, एम पॉजिटिव, सारे क्वांटिटी जानते हुए यहाँ वेक्टर देंगे तो यहाँ भी वेक्टर दे देते हैं, इस तरह लिख देते हैं। जहाँ पर एन ई और एम तो कांस्टेंट हो गया, एन और टाउ ये दो चीज़, एन मटेरियल डिपेंडेंट, टाउ मटेरियल प्लस टेम्परेचर डिपेंडेंट, इसे हम लोग नाम देते हैं कंडक्टिविटी। वी राइट वेक्टर जे इज सिग्मा टाइम्स वेक्टर ई, वेक्टर जे इज सिग्मा टाइम्स ई, इस पूरे को हम लोग नाम देते हैं सिग्मा। तो व्हाट इज सिग्मा? इज एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। So this depends on, since tau depends on material temperature and n depends only on material, as a whole it depends on material plus temperature. This is the sigma dependency, right? इसे हम लोग नाम देते हैं conductivity और specific conductance। समझ आया? इस तरह नाम दे सकते हैं। काफ़ी काम का टर्म है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसे हम लोग माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ का नाम भी देते हैं। इसी को वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ का नाम भी देते हैं, और भी नाम है भाई, पर फिलहाल ये दो नाम से काफ़ी जस्टिफिकेशन हो जाएगा। मैं ऊपर का सारा डायग्राम बता दूँ भाई, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। आई हैव ट्राइड टू गिव यू एवरीथिंग ऑन दिस वन बोर्ड। ठीक है भाई, देख लो भाई आराम से, मैं आया कि नहीं आया। हम लोग शुरू किए थे कहाँ से? I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी से। समझो भाई, जिसको जो कॉपी करना कर लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि याद रहे। डेरिवेशन का स्टेप्स देखो, लाइंस लिखते रहना भाई, मेंशन करते रहना हर एक के स्टेप के बगल में कि भाई ये स्टेप क्यों हुआ, ये स्टेप क्यों। अगर स्कूल एग्जाम का बात है एंट्रेंस का, तो रिजल्ट देखो जे सिग्मा ई, इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन मिलता है। सिग्मा का फॉर्मूला पर क्वेश्चन है, सिग्मा का डिपेंडेंसी मटेरियल टेम्परेचर पर रहता है, इसे ही ओम्स लॉ भी कहते हैं एंड सो ऑन, राइट। एक बात और, 1 by सिग्मा इज टर्म्ड एज रेजिस्टिविटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इस पर काफ़ी बात होगा हम लोग का, और टर्म्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग इसको अगर रो को इधर भेज दें तो 1 by रो क्या हो जाएगा, सॉरी 1 by सिग्मा क्या हो जाएगा, रो टाइम्स जे इज इक्वल्स टू ई। तो इसको लिख सकते हैं ई टाइम्स रो जे। दैट्स अगेन, मतलब यू कैन राइट दिस और दिस, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों ही ओम्स लॉ, दो जो भी प्रेजेंटेशन अच्छा लगे। तो अगेन व्हाट इज रो इज इक्वल्स टू, इसका उल्टा मतलब m टाइम्स एन ई स्क्वायर बाई टाउ। अमन किसी को मन करे समझने का ना, तो एक बार समझ सकते हो कि अगर टाउ बढ़ेगा तो टकराना लेट से होगा, कम टकराएगा। जब टकराएगा कम तो आगे ज़्यादा बढ़ेगा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। तो अगर टाउ बढ़ेगा या फिर n बढ़ेगा तो ज़्यादा कंडक्शन हो पाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर पाएगा, कंडक्टिविटी राइज करेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस राइज करेगा। यहाँ पे उल्टा बात है, यहाँ टाउ बढ़ेगा तो मतलब लेट से टकरा रहा है, मतलब रेजिस्टिविटी रुकावटें कमेंगी, और वहीं पे टाउ घटेगा मतलब ज़्यादा जल्दी टकरा रहा है, टाइम इंटरवल छोटा हो गया टकराने का, मतलब डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो वैल्यू बड़ा हो गया, रेजिस्टिविटी बढ़ गई, मतलब फ्लो खराब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, चार्जेस का। ठीक है भाई, ये समझने के बाद हम लोग अगर इसी बात को कंटिन्यू करते हैं, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में लेके जाते हैं। ये तो था माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, अब बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। मैक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या हो गया भाई? भाई जो भी वेरिएबल्स, अभी माइक्रोस्कोपिक क्या है भाई? माइक्रोस्कोपिक का मतलब जिनको नापना, जिनको मेजर करना
थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर करना पड़ेगा ना, हम लोग को बहुत छोटे छोटे चीज़ों पर जाके बात करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। एक रफली बोला जाता है माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, जो वेरिएबल्स को नापना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, इस तरह बोल सकते हो, है ना, छोटे वेरिएबल्स हो, उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल। वहीं पे मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल क्या है बेटा, जैसे वोल्टेज, करंट, है ना, आराम से मेजरेबल है। तो हम लोग जे को क्या लिखते थे, आई बाई ए। सिग्मा को सिग्मा रेंज दे सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं हम तो भाई यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ई की जगह ई रहने देते हैं, रो की जगह रो, जे क्या हो गया भाई, आई बाई एरिया, करंट बाई एरिया। अच्छा, ई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर एक वायर मेरे पास है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे वायर में थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, ये लेंथ एल है, तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई इंटू डी, है ना, तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई इंटू डी, और यहाँ पे ई था तो ई को लिख देंगे डेल्टा वी बाई डी, तो वी हो जाएगा आई इंटू रो इंटू एल बाई ए, जहाँ पे रो जो है वो है मटेरियल प्लस टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि सिग्मा भी मटेरियल प्लस टेम्परेचर डिपेंडेंट था, एंड एल क्या हो गया, ज्योमेट्री, एरिया भी क्या हो गया, ज्योमेट्री, मतलब इन सबको हम लोग मिला के बोल सकते हैं कांस्टेंट कॉल्ड आर, वी इज इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे आर क्या है, 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला है भाई ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में 2 बात आ गया, लेंथ एंड एरिया, तो 3 बोल देते फिर, दूसरा है मटेरियल, तीसरा है टेम्परेचर, ठीक है। ये हो गया v इक्वल्स टू आई आर, जो हम लोग आज तक फॉर्म देखते आए हैं, कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, मार्क करके रखना। चाहो तो यहाँ से वापस यहाँ जा सकते हो, कैसे, सिंपल है, v क्या है भाई, e इंटू डी, तो e इंटू एल, तो ऊपर के स्टेप में आ जाएंगे, है ना, e इंटू एल, वेरिफिकेशन हो जाएगा। I क्या हो गया, I क्या हो गया, करंट इंटू एरिया, R क्या हो गया, रो एल बाई ए, तो ए कट गया, एल एल कट गया, ई इक्वल्स टू रो इंटू जे, इक्वल्स टू रो इंटू जे, आ गया वेक्टर फॉर्म में वापस। तो अपने चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं, सीधे यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, बिकॉज ये तो याद रहता है, बस यहाँ से यहाँ जाना है। हम लोग पता है v इक्वल्स टू ई इंटू एल हो गया, आई इक्वल्स टू करंट डेंसिटी इंटू एरिया, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, राइट। इस तरीके से हम लोग और भी डिस्कशन कर सकते हैं। काफ़ी हम लोग एक वीडियो में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस पर बात करना शुरू करेंगे हम, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करने वाला है, रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो का पूरा डिस्कशन रेजिस्टेंस पर रहेगा, हम लोग का जो टर्म यहाँ पे डिफाइंड हुआ है भाई, ठीक है। तो अब हम लोग एक नए प्रॉपर्टी जो कि रो एल बाई ए, इस तीनों का मिलाकर बनता है, इस पर डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो, विल कीप सॉल्विंग, विल कीप स्टडिंग थिंग्स। हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे वाले वीडियो में। जिसको जो भी डाउट होगा पढ़ लो, एक बार लिख देना, विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। कीप वॉचिंग, थैंक यू।